प्राइवेट लोग नहीं कर सकते, क्योंकि होटल का फैसिलिटीज नहीं है, शेरपास का फैसिलिटीज नहीं है, कुक का फैसिलिटीज नहीं है, कोई भी फैसिलिटीज नहीं है। तो ये मीडिया में ये फॉल्स इंफॉर्मेशन आता है कि वो रूट शॉर्टकट है। कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। जितना हम लोग दिन कम यूज करते हैं उतना जल्दी ऊपर जा सकते हैं। वैसे हर कोई जो इंडियन है एटलीस्ट एक बार कैलाश जाना चाहिए। एक बार कैलाश जाना हम चाहिए। लोग बैंकॉक जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लेकिन बाजू में जो कैलाश है वहां पे जाते हैं। जाना चाहिए। उनके जो नसीब में है उनको ही दिखता है। तो आवाज आता है, फिर आप उठ जाते हैं, फिर खिड़की से बाहर देखेंगे तो मानसरोवर लेक दिखता है खिड़की से, तो वो उसमें अंदर चला जाते हुए देखा और फिर बाहर आता भी देखा। ऐसे 2 बार देखा, अलग अलग टाइम पे। हर बार देखने का चांस नहीं मिलता है मुझे। 4 बार गया और 2 बार देखा। क्या कभी आपने कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के बारे में सोचा है? क्या आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले हैं या करने जा रहे हैं? अगर आप इस यात्रा के बारे में सोचते हैं, आपका फ्यूचर में कोई प्लान है या अभी आपने कोई प्लानिंग की है कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए, तो इस वीडियो में आपको हर वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो इस यात्रा के लिए ज़रूरी है। मैं सिर्फ भगवान शिव या कैलाश पर्वत की बात नहीं करूँगा। हम इसमें बहुत डिटेल में बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि पहनने से लेके खाने तक और पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर कितनी इंपॉर्टेंट हैं, और इसको समझने के लिए ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइफ आजकल विद तरुण। आज हम बात करने वाले हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पर, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हैदराबाद से अजय राव। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं एक बार ऑलरेडी उनसे बात कर चुका हूं वास्तुशास्त्र के ऊपर, लेकिन आज का विषय कैलाश मानसरोवर यात्रा है। तो आइए अपनी चर्चा शुरू करते हैं अजय सर के साथ। नमस्ते अजय सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। ऑस्पिशियस मोमेंट पे आप जुड़े हैं, क्योंकि आप मेरे ख्याल से अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने वाले हैं। तो ये कब शुरू हो रही है यात्रा? मई में जा रहे हैं। ओके, आप किसी ग्रुप को लीड करते हैं या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू लोग जाते हैं? मैं जो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ, उसमें एक स्वामी जी मुझे प्रेरणा दिया है और मुझे हमेशा बोलते रहे कि वो कैलाश यात्रा सबसे करवा दो, क्योंकि उससे पुण्य लाभ होता है बहुत सारे लोगों को। क्योंकि ये यात्रा ऐसा है कि बहुत सारे एजेंट्स लोगों को मार्गदर्शन बराबर नहीं करते हैं, ताकि लोग अगर गुजर जाएंगे तो उनको फायदा ज्यादा होगा। यानी डेड बॉडीज प्रेत से ज्यादा फायदा होता है लोगों को, एजेंट्स को। इसलिए दिस इज वन ऑफ द अनएथिकल रूट्स। यानी जानबूझ के लोगों को मरने के लिए तैयार करते हैं, ताकि अगर मरेगा तो उनको फायदा ज्यादा है। क्योंकि कभी वापस रिटर्न आना है इंडिया या जहाँ पे भी, इंडियंस हर कोने में है उनको। तो इसीलिए एजेंट्स, ज्यादा करके एजेंट्स मिसगाइड करते हैं लोग कि प्रॉपर कपड़े का बात नहीं करते हैं, प्रॉपर जूता। बिकॉज हाई एल्टीट्यूड के लिए कपड़े अलग रहते हैं, जूते अलग रहते हैं। हमेशा सर पे खुद को प्रोटेक्टिव गियर रखना पड़ता है, इनॉकुलेशन लेना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करना। मेन नहाना नहीं चाहिए। और कैलाश में जाने के पहले मानसरोवर में सब एजेंट्स सबको नहाने के लिए टाइम देते, वो गलत है। जैसे हम लोग नहाते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग का बॉडी का हालत खराब होता है, बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल्स है वो नीचे आ जाते हैं और हम लोग परिक्रमा नहीं कर पाते। जो करते हैं वो मर भी जाते हैं। सेकेंड डे इज वेरी हाई, और वहाँ पे लोग जनरली वहाँ पे मर जाते हैं। फिर उनका प्रेत को लेके आना पड़ता है, फिर उसमें उनको फायदा होता है। तो आप कह रहे हो अजय सर कि एजेंट्स को अगर डेड बॉडी वापस आती है तो ज्यादा फायदा होता है? क्योंकि वहाँ पे एक तो जनरली हम लोग को हमारा बॉडी वापस घर लौटाने का इच्छा रहता है रिलेटिव्स, तो हेलीकॉप्टर से लेके आना पड़ता है काठमांडू। वहां से फिर अपना जो भी टाउन है या सिटी है, तो दैट इज एक्सपेंसिव। बस वहीं पे अगर जलाना है तो वहां पे लकड़ी नहीं मिलता है, क्योंकि इट इज एट अ हाई एल्टीट्यूड, देयर आर नो ट्रीज। तो अगर वहीं पे अगर कांड करना है तो बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है और ये फूड के लिए। जनरली वहाँ पे होता नहीं है, आपके बॉडीज इंडिया आ जाए।
तो दैट इज व्हाई इट इज लुक्रेटिव, एंड स्पेशली एल्डरली पीपल को वो लोग ऐसा रखते हैं कि वो लोग कमजोर हो जाते हैं। इवन डिनर के लिए वो लोग को ऊपर के कमरे में रखते हैं ताकि वो लोग उतर के नीचे डाइनिंग टेबल तक भी नहीं आते। वाह, प्लानिंग करते हैं। यहाँ भी स्कैम चला हुआ है, यहाँ पर भी स्कैम चला हुआ और इतनी प्लानिंग होती है। और जो सपोज मैं चारों रूट के है, तीन रूट के है, चौथा रूट जो गवर्नमेंट का है वो अभी ओम पर्वत के बाजू से है, आदि कैलाश के बाजू से। तो दैट रूट इज नाउ बिकम अ वाइडर रोड, बट वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है। ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन टेक अस दैट साइड। कौन सा रूट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो रूट यूज करते हैं, वो आदि कैलाश का रूट। वो कहाँ से, वो यात्रा कहाँ से शुरू होती है? हाँ, वो एक्चुअली शुरू होता है काठगोदाम से ही, क्योंकि पहले वहाँ के लिए दिल्ली में इट्स अ लॉटरी सिस्टम, तो लोगों को चुना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड उनका टेस्ट वगैरह, फिजिकल टेस्ट वगैरह करते हैं, क्योंकि वो ट्रैकिंग रूट था अभी तक। बट अभी वो रोड रूट हो, क्योंकि वो ट्रैकिंग रूट को वाइडन किया है गवर्नमेंट ने, तो अभी रोड के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, वो वहाँ पे अपना कुमाऊं विकास मंडल का यूनिट है, या जो अभी मिलिट्री ने ऑक्यूपाई किया है बिकॉज ऑफ द बॉर्डर टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। द आर्मी बेसिस बिकम बिगर, एंड इवन दैट जो विकास मंडल का ये था वो भी ऑक्यूपाई किया आर्म फोर्सेस। तो हम लोग वहां तक बॉर्डर तक गया है, बट वी आर नॉट अलाउड टू क्रॉस द बॉर्डर बिकॉज ऑफ द टेंशन एंड परमिशन। तो वो रूट ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज, प्राइवेट लोग नहीं कर सकते, क्योंकि होटल का फैसिलिटीज नहीं है, शेरपास का फैसिलिटीज नहीं है, कुक्स का फैसिलिटीज नहीं, कोई भी फैसिलिटीज नहीं है। तो ये मीडिया में ये फॉल्स इंफॉर्मेशन आता है कि वो रूट शॉर्टकट है। कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, जितना हम लोग दिन कम यूज करते हैं उतना जल्दी ऊपर जा सकते हैं। एंड वो वाया तिब्बत नहीं जाना है, वाया नेपाल नहीं जाना है, ऐसे बोलते हैं, वो गलत है। बिकॉज दो नेपाल इज नॉट रियली इन्वॉल्व इन दैट रूट, उनका वहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है, वहाँ पे नेपाली आर्मी की थोड़ा प्रेजेंस है। तो इंडिया को वहाँ पे डिस्प्यूट विद नेपाल एज वेल एज विद तिब्बत है। तिब्बत मीन्स विद चाइनीज, so that is a slightly disputed area, so only government of India वो रूट करता है। बाकी और तीन रूट है। एक तो हेलीकॉप्टर रूट जो काठमांडू से जा सकते हैं बाय प्लेन टू अ प्लेस कॉल्ड सिमिकोट। तो वहां से फिर हेलीकॉप्टर से एक छोटा गांव है, वहां जाके फिर वहां से बसेस से बॉर्डर क्रॉस करके तिब्बत के अंदर जाके इमिग्रेशन खत्म करके फिर वहां से बस रूट से तकलाकोट करके एक टाउन है, वहां जाते हैं। फिर वहां से हम लोग एक्लेमेटाइज होके ऐसा ऐसा जाते, तो इट इज हेलीकॉप्टर, वी आर टेकिंग टाइम। तो वहाँ पे इमिग्रेशन के लिए टाइम जाता है और एक्लेमेटाइजेशन भी होता है। फिर वहां से मानसरोवर जाते हैं। तीसरा रूट है डायरेक्टली फ्लाइंग फ्रॉम काठमांडू, और दूसरा रूट काठमांडू टू लासा फ्लाई करते हैं एयर चाइना के फ्लाइट से। दूसरा फ्लाइट यूज नहीं करते, दे डोंट अलाउ अदर फ्लाइट्स टू गो। इंडिया से डायरेक्टली लासा को फ्लाइट्स नहीं है, वी हैव टू गो वाया काठमांडू। और हम जैसे मेरा जैसे ऑर्गेनाइजर्स को टाइप करना ही पड़ता है जबरदस्ती विद नेपाली एजेंट्स, बिकॉज इंडियंस आर नॉट अलाउड टू टेक पीपल डायरेक्टली, so we have to tie up with some नेपाली ऑर्गेनाइजर। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स आने कर रहे हैं, तो अच्छा ऑर्गेनाइजर पकड़ने के लिए या शामिल करने के लिए भी टाइम लगता है, और इट इज अ हिट एंड गो, मैचिंग करना पड़ता है, उनका वेवलेंथ अपना वेवलेंथ। अल्टीमेटली आप लोग को कोई ना कोई मिल जाते हैं बाय एक्सपेरिमेंटिंग। तो मैं 4 बार गया हूँ, तीनों रूट यूज किया। थर्ड रूट है लैंड, जो काठमांडू से हम लोग बस से जाते हैं, दैट इज द सेफेस्ट रूट, क्योंकि हम लोग एक्लेमेटाइज होके जाते हैं, एंड दैट इज अ चीपर रूट। ऑफ कोर्स जैसा एयर का रूट है लासा का, दैट हैज मोर फैसिलिटीज इन द टर्म्स दैट वी हैव बेटर होटल्स। लेकिन जब काठमांडू से हम लोग मानसरोवर पहुंचे, सबके लिए वहाँ पे फैसिलिटीज सेम है, दैट मीन्स देयर आर नो फैसिलिटी। तो टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ता है, ये तो ओपन, लेडीज हो जेंट्स हो, ओपन में स्क्वाटिंग करना पड़ता है, नीचे बैठना पड़ता है। तो जिसको नी प्रॉब्लम्स है, जो यूरोपियन कमोड यूज करते हैं, वो लोग यहाँ पे आ नहीं सकते, क्योंकि टेंट टॉयलेट्स भी नहीं प्रोवाइड करते। तो जैसे हम लोग को सिक्किम में वगैरह जो टेंट प्रोवाइड करते हैं टॉयलेट के लिए, वो भी बेसिक फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं रहती। अभी ऑफकोर्स जहाँ पे नॉर्थ फेस पे जो दर्शन होता है
माउंट कैलाश की का, वहाँ पे और एक नया बिल्डिंग बांधा है जिसमें जो लासा से आते हैं, दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फूड, वो लोग वहाँ पे रखते हैं। नहीं तो बाकी जो लोग हैं उनको बाहर ही जाना पड़ता है टॉयलेट के लिए। तो ड्यूरिंग द परिक्रमा हर दिन हम लोग को टॉयलेट के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। और मानस सरोवर में भी जब रहते हैं डॉर्मेट्री स्टाइल पे, मड हाउसेस है, उसके अंदर हम लोग डॉर्मेट्री स्टाइल बुक करते हैं। और वहाँ टॉयलेट फैसिलिटीज है नहीं, वी हैव टू गो आउटसाइड इन नेचर एंड देन कंटिन्यू। तो सब जितना भी लोग है, नासा से आया या हेलीकॉप्टर रूट से आया या रोड से आया, मानस सरोवर आने के बाद फैसिलिटीज सबको सेम, यानी देयर आर नो फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज है, बेड, blankets are warm enough and we have that much only, and cooks भी हमारा साथ में आते हैं। तो वो कुकिंग का, फूड का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंडियन फूड मिलता है, सात्विक फूड है, नो नॉन वेज फूड एंड नो गार्लिक एंड अनियन अलाउड इन द यात्रा, ताकि सब लोग आ सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा पुण्य क्षेत्र है कि जैन लोगों को भी बहुत पुण्य माना जाता है, बुद्धिस्ट भी आते हैं। तो इट इज अ मिक्स क्राउड ऑफ 3 रिलीजन्स, एक्चुअली 4। जो लोकल टिबेटियन का रिलीजन है, बॉर्न रिलीजन, वो लोग भी ये एरिया को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो इसीलिए हम लोग नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन लहसुन और गार्लिक भी नहीं यूज करते, ताकि जैन भाई बहनों को वो असुविधा न हो। दिस इज इन शॉर्ट अबाउट द यात्रा, इंटायर यात्रा। जिस तरह से आपने डिस्क्राइब किया, ये तो मुझे बहुत टफ लग रहा है, ये तो आसान तो है ही नहीं। तो इसमें जो बुजुर्ग लोग हैं वो कैसे जाते हैं, और वो क्या जा सकते हैं? मतलब पहला क्वेश्चन तो यही आ गया मेरे माइंड में कि क्या कोई बूढ़ा आदमी जा सकता है? 75 ईयर्स लोग जा सकते हैं, और अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बेसिक थिंग ये है कि हम लोग को जैसा काठमांडू छोड़ते हैं नहाना बंद कर, नो टेकिंग बाथ। काठमांडू छोड़ते ही नहाना बंद कर देना है, नहाना नहीं है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रेजुअली बिल्डअप होता है, आपका बॉडी डिटोरिएट होते जाता है। जैसा आप हर दिन नहाएंगे तो आपका बॉडी का ऑक्सीजन लेवल्स और वार्मथ कम होते जाता है। जब तक आप मानस सरोवर पहुंचेंगे, अगर हर दिन नहाते जाएंगे तो आपका बॉडी खराब हो जाएगा। और मानस सरोवर में तो बिल्कुल नहाना नहीं। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, जो भी एजेंट्स है, उनका सब एजेंट्स है या उनका कुक्स है या स्टाफ है, उनमें से कोई भी नाता नहीं है। ये गौर से ऑब्जर्व करेगा तो वो खुद दूसरों को एनकरेज करते हैं, क्या कहते हैं 1.5 days, ताकि लोग वहां पे नहा सके। वो खुद नहीं नहाते, वो कपड़े भी उतारते नहीं। ये ऑब्जर्वेशन हम लोग करते ही नहीं। और बहुत सारे लोग, लेडीज स्पेशली, साड़ी पहन के, स्लीपर्स पहन के आते हैं, और वो कैलाश जा ही नहीं सकते, मानस सरोवर से ही रिटर्न जाते। अगर आप रिटर्न जा रहे हैं तो इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है और एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि आपका ग्रुप वीजा रहता है। ग्रुप वीजा में ऐसा रहता है कि जो भी ग्रुप से निकल जाते हैं और अलग से जल्दी पहुंच जाते हैं वापस बॉर्डर पे, उनको एक्स्ट्रा बहुत सारा पैसा भरना पड़ता है, बिकॉज यू आर कटिंग ऑफ फ्रॉम द ग्रुप एंड ट्रैवलिंग ऑन योर ओन। तो नहाना बंद करेंगे तो हम लोग आराम से परिक्रमा कर सकते हैं। अभी एक एज लिमिट है, एज लिमिट के बाद जो लोग हैं, अनलेस दे आर वेरी वेरी फिट, उनको परिक्रमा करने के लिए हम लोग मना करते हैं। लेकिन जो टाउन है नजदीक, जो कैलाश के नजदीक टाउन है, वहां पे रह के वो टाउन से भी दर्शन होता है कैलाश की, तो वहां पे वो लोग रह सकते हैं सेफली, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां पे टॉयलेट्स भी है, अटैच टॉयलेट्स है पुलिस के, तो देयर फैसिलिटीज है। टाउन के बाहर आएंगे तो भी दर्शन होते हैं, टाउन से भी दर्शन होते हैं। और हम लोग यमद्वार तक लेके जाते हैं सबको गाड़ी में बिठा के, और यमद्वार से दर्शन होता है। साउथ ईस्ट एंगल से दिखता है कैलाश की, बहुत नजदीक से देख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ उनको परिक्रमा मना करते हैं हम लोग, क्योंकि परिक्रमा इज टफ, बाकी कैलाश जाने के लिए टफ नहीं है। व्हील चेयर में भी लोग आए हैं, हार्ट पेशेंट्स भी आए हैं। तो ये गैर समझ है कि हम लोग को वहाँ पे ऑक्सीजन कम होने की वजह से तकलीफ होती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, हम लोग को श्वास लेने में तकलीफ नहीं होता। अगर हम लोग नॉर्मली चलते हैं, नॉर्मल स्पीड पे जो हम लोग नॉर्मली चलते हैं, तो कोई थकावट नहीं होती। अगर हम लोग भागम दौड़ी करते हैं और जल्दी जल्दी जाने के लिए सोचते हैं या करते हैं, तो थकावट आती
तो वी हैव टू वॉक वेरी स्लो, दिस इज अनदर पॉइंट। जो नॉर्मल स्पीड है उससे भी कम चलेंगे तो हम लोग आराम से पहुंच सकते, जो परिक्रमा करते। एक उम्र के बाद हम लोग परिक्रमा अलाउ नहीं करते अनलेस एक्सेप्शनली फिट। मानसरोवर से कैलाश पर्वत कितनी दूर है? दिखता है क्योंकि दिखता है। और 70 किलोमीटर का ही अंतर है कैलाश और मानसरोवर। 70 किलोमीटर की वॉक है? कैलाश नहीं, थ्रो फ्लाइट, शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज लेस देन 70। बाय रोड जाएंगे तो 70 किलोमीटर। गाड़ियां जाती हैं, कार, जीप, जिप्सी, ये सब जा सकती हाँ, गाड़ी जाते हैं। गाड़ी कैलाश जी का नीचे तक जाता है। अच्छा, कैलाश के तो नीचे, दर्शन पर्वत करते के हैं नीचे हम तक जाता है? यमद्वार तक जाता है। उसके आगे परिक्रमा चालू होता है, तो वो अलाउड नहीं है जो व्हील चेयर वाले। ऑफकोर्स व्हील चेयर वाले बस से नहीं आते, वो बाय फ्लाइट से आते हैं। एंड ऑफकोर्स बस, नासा से बस लेना ही पड़ता है। कहीं से भी जाएंगे तो बस लेना ही पड़ता है। हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे तो भी बस लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर एकदम कैलाश के सामने आके उतर जाएगा, वो बिल्कुल गैर समझ। तो बेसिक पैड है वो इमरजेंसी, बट वो यूज नहीं होता है वो सिविलियंस। तो बेसिकली जो कैलाश पर्वत की जो परिक्रमा है सिर्फ वो पैदल है, अदरवाइज पूरे की पूरी यात्रा या तो गाड़ी में है या बाय रोड है या बाय एयर है? प्रॉपर रोड है, मड रोड है। फर्स्ट डे बेस तक, जो नॉर्थ फेस का बेस है वहां तक रोड। सेकंड डे के लिए रोड नहीं, लेकिन वो वाइड है। जितना रोड है उतना वाइड है। एक छोटे एरियाज में नैरो, जैसे हम लोग डोमला लाभ पास आते हैं, जो पास है हाईएस्ट पास इन दैट एरिया, जो 18,900 फीट पे है, तो वो पास के लिए रास्ता नैरो है। तो उतरते वक्त गौरी कुंड दिखता है, वो एरिया नैरो है। बाकी एरियाज आर वाइड इनफ। एंड उतरते वक्त थोड़ा स्टीप है, तो लोग ज्यादा करके जो जिनको आदत नहीं है वो बैठ के भी उतर जाते, स्लाइड करके मड पे बैठ के स्लाइड करके नीचे जाते। वो एरिया में म्यूल्स भी हम लोग यूज नहीं कर पाते, म्यूल्स को हाथ से चला के लेके जाते हैं म्यूल वाले। और जितना भी लोग म्यूल पे है वो लोग भी मड के ऊपर बैठ के स्लाइड करते हैं, जिसको आदत नहीं है। जिसको आदत है वो ट्रैक करके नीचे आ जाते हैं। फिर उसके बाद वापस रोड चालू होता है। तो रोड इज देयर ऑन बोथ साइड्स ऑफ कैलाश। तो इमरजेंसी में लोगों को बाय रोड लेके जा सकते हैं टू द नियरेस्ट पॉइंट एंड देन टेक देम आउट, इवैक्यूएट देम ऑन इमरजेंसी बेसिस। सिर्फ सेकंड डे में रोड फैसिलिटी नहीं है और वहां पे ज्यादा लोग गुजर जाते हैं। तो सेकंड डे इज द टफेस्ट एंड द हाईएस्ट। सेकंड डे ऑफ परिक्रमा, सेकंड डे अगर सेकंड डे ऑफ परिक्रमा इज 22 किलोमीटर्स ओनली। बट वो 22 करने के लिए सुबह से लेके सूर्योदय के पहले चालू करते हैं, सूर्यास्त के बाद पहुंच जाते हैं पहुंचते। So it is 22 kilometers in the Himalayas, higher altitude. You cannot go fast. You cannot. You get tired. तो सारा दिन जाता है 22 किलोमीटर करने के लिए। सिर्फ सेकंड डे 22 किलोमीटर है, फर्स्ट डे 12 किलोमीटर। तो बहुत सारे लोग फर्स्ट डे करते हैं, वापस रिटर्न आते हैं क्योंकि वो सेकंड डे के लिए थक जाते हैं। तो 2 दिन जो नाते हैं उनको तो परिक्रमा सेकंड डे नहीं होता है। परिक्रमा कम से कम 2 दिन लग जाते हैं परिक्रमा पूरी करने में। 3 दिन लगता है, 2.5 days एक्चुअली। तो तीसरा दिन हम लोग जहाँ पे हम लोग रुकते हैं रात को, वहां से चल के 8 किलोमीटर कवर करते हैं। वहां पे अपना बस रुक जाते हैं। 8 किलोमीटर के बाद बस से हम लोग आगे बढ़ते, वापस टाउन आते हैं। जो परिक्रमा नहीं करते उनको इकट्ठा करके हम लोग वापस रिटर्न बॉर्डर तक जाते हैं। वाह। बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स शूज पहन के आते हैं या चप्पल पहन के आते हैं, तो वो लोग कर ही नहीं पाते परिक्रमा, तो बीमार होके बुखार, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस आ जाए। तो ये सब प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को अवेयरनेस चाहिए कि वी शुडंट वेयर सर्टेन क्लोथ्स, वी शुड नॉट वेयर सर्टेन टाइप्स ऑफ शूज। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। और इनोकुलेशंस लेना पड़ता है हिल न्यूमोनिया के लिए और इन्फ्लुएंजा। हाई एल्टीट्यूड में इन्फ्लुएंजा भी आ सकता है, हिल न्यूमोनिया आ सकता है, तो इसके लिए इनोकुलेशंस भी लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर नॉट इन माय ग्रुप, उनको ये मालूम भी नहीं है और उनका एजेंट्स इसके बारे में बात भी नहीं करते। बहुत सारे लोग कपड़े उतार के पूजा पे बैठते हैं मानस सरोवर के सामने या कांड करने के, और फिर उनका तबियत खुद डाउन हो जाए। तो दीज आर वेयर प्लेसेस वेयर पीपल टेक एडवांटेज। ये अगर हम लोग बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो सब फॉलो करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा।
और सुबह जब मानसरोवर से हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग वापस सबको टेस्ट करते हैं उनका हेल्थ लिमिट्स के। जिसका भी हेल्थ डाउन है, हम लोग उनको भले वो परिक्रमा करने के लिए चाहते हैं, हम लोग अलाउ नहीं करते। यानी मेरा ग्रुप अलाउ नहीं करता, मैं अलाउ नहीं। आपके साथ कोई डॉक्टर भी जाता है? अदर्स अलाउ देम। नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बट जनरली कोई ना कोई डॉक्टर में रहता ही है, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड एज को परिक्रमवासी। बट डॉक्टर की जरूरत नहीं। इफ यू आर फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स, बिकॉज बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो आर फ्रॉम द लोअर टेरेन, दे आर नॉट यूज्ड टू हायर। उनको खुद को आदत नहीं है, उनको खुद को मालूम नहीं है क्या करना। सो दैट इज वन मोर ड्रॉबैक। और एक बात है डायमॉक्स। डायमॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग, जो कॉन्ट्रोवर्सी हो रहा है, बहुत सारे लोग को लगता है कि वो सल्फा ड्रग, वो एक्चुअली डॉक्टर्स अगर देखेंगे तो इट इज नॉट अ सल्फा ड्रग। तो सल्फा जिसको भी साइड इफेक्ट्स आते हैं वो लोग लेते नहीं और फिर उनको प्रॉब्लम्स आते हैं। और डायमॉक्स लास्ट मिनट में देते हैं, विच इज अगेन रॉन्ग। मेरे मुताबिक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप डायमॉक्स पहले ही लेते हैं आपके टाउन में, सपोज हम लोग मुंबई से जा रहे हैं, तो माई एडवाइस टू माई पीपल इज यू स्टार्ट टेकिंग डायमॉक्स 3 days और 4 days बिफोर यू लीव। बेंगलोर से आए तो बिफोर यू लीव। तो क्या होता है, डायमॉक्स का साइड इफेक्ट्स रहते हैं, जैसा योर हैंड्स, फेस, एवरीथिंग स्टार्ट्स टिंगलिंग, सेंसेशंस कम हो जाते हैं, यूरिनेशन बढ़ता है, सम पीपल बिकम इरिटेबल, लोगों को डिसऑरिएंटेड हो जाते हैं। तो लोगों को लगता है ये सल्फा का साइड इफेक्ट, लेकिन वो डायमॉक्स का साइड इफेक्ट्स है ही, जैसा हर एक ड्रग का साइड इफेक्ट्स है। तो लोग डर के मारे ये लेते नहीं है। एंड दैट इज वन वाइटल थिंग विच इज मेकिंग और ब्रेकिंग योर यात्रा। तो अगर आप ये पहले ही लेंगे तो आपका तबियत, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लूज मोशन हो रहे हैं, बॉडी टिंगलिंग हो रहा है, वो सब सबसाइड होता है 3-4 दिन के बाद। यानी आपका जो शहर में आप करते हैं, यूज करते हैं टैबलेट्स मॉर्निंग एंड इवनिंग, 250 grams इन द मॉर्निंग, 250 grams इन द इवनिंग, आफ्टर ईटिंग फूड, एम्प्टी स्टमक में लेना नहीं। देन यू गेट एक्लेमेटाइज्ड टू दैट टैबलेट, वो आदत पड़ जाते हैं। साइड इफेक्ट्स की वजह से हम लोग छोड़ते भी है वो टैबलेट, बीच में लेना बंद कर। जब तक हम लोग वापस काठमांडू नहीं आते तब तक लेना चाहिए। एंड 3-4 दिन पहले ही लेंगे तो साइड इफेक्ट्स अपसाइड हो जाते हैं। और जो बहुत सारे लोग को साइड इफेक्ट्स आते भी नहीं। इट इज समथिंग विद सम पीपल, एंड डायमॉक्स इज नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग। इट इज सो सेफ, ऑफ द काउंटर कोई भी ले सकता है, क्योंकि इट इज ओनली डायलेटिंग योर ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स को डायलेट कर। So anybody who has heart problems and all is taking Diamox. So Diamox is not a prescribed, यानी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं। That itself shows that it is a safe drug. नहीं तो ऑफ द काउंटर वो सेल करना ही मना करेगा गवर्नमेंट। So these are things which we should be aware of. बहुत सारे लोग को लगता है मैं सल्फा ड्रग का साइड इफेक्ट वाला हूँ तो मैं Diamox लेऊंगा नहीं। This is again wrong. And लोग क्या करते हैं, एजेंट स्पेशली, they give it to you in the last month. अगर कुछ तकलीफ हो रहा है, ब्रीथिंग में हो रहा है, because you are taking bath, because you are exposing your body, because you are walking too fast, अगर हम लोग डायमॉक्स लास्ट मिनट में लेते हैं तो लूज मोशन चालू होते हैं। एज इट इज यू हैव हाई एल्टीट्यूड इश्यूज एंड यू आर टेकिंग दिस ड्रग, एंड व्हेन यू आर टेकिंग द ड्रग आपका प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, बिकॉज यू गेट द साइड इफेक्ट्स ऑफ डायमॉक्स। दिस इज वेयर इट इज वेरी क्रिटिकल दैट यू टेक इट बिफोर। लास्ट मोमेंट में आप ऑलरेडी तकलीफ में या डायमॉक्स लेके और भी तकलीफ में जाते, बिकॉज यू गेट डिहाइड्रेटेड। वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ डायमॉक्स इज बॉडी डिहाइड्रेट होता है, तो ज्यादा से हद से ज्यादा पानी पीना पड़ता है। और रिहाइड्रेट होना है बाय हैविंग ओरल हाइड्रेट्स, इलेक्ट्रोलाइट का ये सब जो है वो लेना पड़ता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकल फैसिलिटीज और सेल्फ नॉलेज अबाउट मेडिसिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अवेयरनेस नहीं रखते, लोग ऐसे ही आ जाते हैं, डायमॉक्स भी ले लेते हैं। तो कोका 33 भी अच्छा है, होम्योपैथिक थिंग, बट इट इज नॉट ऑल्टरनेटिव टू डायमॉक्स। मेरा फ्रेंड जो आते हैं कोका लेके वो वापस चले जाते हैं। कैम्फर भी इज ऑफ नो यूज। लोगों को लगता है मैं कैम्फर ब्रीथ कर रहा हूँ तो मेरा तबियत अच्छा रहेगा। तबियत बिगड़ेगा अगर आप नहाएंगे। आपका अगर सर अनकवर्ड रहेगा, यानी दिन और रात आपको खुद को कवर करना पड़ता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर बस में बैठेंगे तो भी आपको कवर करना, बट यू आर यूजिंग डिफरेंट कवर। सन में जाएंगे तो सन हैट यूज करना है, रात को बालाक्लावा यूज करना है, ठंडी रहते हैं। दिन में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं बस में, वुलन कैप यूज कर सकते हैं, ताकि पोरस है तो थोड़ा हवा अंदर। जब भी स्वेटिंग होता है तो टोपी निकाल के स्वेट पोंछ के वापस डालना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसा है कि जानबूझ के आपका हेड कवर करने के लिए मना करते हैं। इवन द आर्मी इज नॉट रिमूविंग दैट प्रोटेक्टिव हेड कवर। इतना इम्पोर्टेंट। थोड़े ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, जो जानबूझ के लोगों का कवर निकालने के लिए बोलते हैं और लेटने के लिए बोलते हैं मट्टी के ऊपर, और फिर बोलते हैं अभी आपको कुछ आवाज सुन रहे हैं, आपको कुछ महसूस हो रहा है, दिस इज वेरी डेंजरस। महसूस होएगा, योर हार्ट बीट्स, योर टिंचनस, योर ईयर ड्रम्स स्टार्ट बीटिंग, द हार्ट बीट्स, you can hear noises which are created by the body because your body is deteriorating. And अगर हद से ज्यादा डिटोर होएगा तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस आ जाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग लेके जाते हैं और लोगों को प्रवचन वगैरह करवाते हैं, उनको टोपी भी मना करते हैं, वो खुद भी नहीं पहनते और बॉडी वार्मर्स यूज करते हैं, विच इज अगेन बैड। यूजिंग बॉडी वार्मर्स गिव्स यू अ टेम्पररी फीलिंग कि अच्छा मेरा बॉडी वार्म हो गया, बट वो जब खत्म होता है आपका बॉडी डिटोरेट। आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वार्मिंग योर बॉडी, एक्लेमेटाइजिंग बाय यूजिंग दोस थिंग्स आर एक्लेमेटाइज्ड बाय टेकिंग डायमॉक्स, एक्लेमेटाइज्ड बाय गोइंग स्लोली, acclimatized by walking slowly, acclimatized by drinking a lot of water, acclimatized by not exposing your body, acclimatized by being very very slow in all your movement. जैसा मून में जा रहा है, हम लोग जो भी जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, दे आर ट्रेन्ड फॉर इट। वो लोग भाग भाग के नहीं जाते, थोड़ा सा स्टेप लिया तो भी, बिकॉज ग्रेविटी इज लेस, ऑटोमेटिकली हिमालयस में भी ग्रेविटी लेस, बिकॉज वी आर एट अ हाई एल्टीट्यूड। इट इज नॉट एज लेस एज इन ऑन द मून, बट वहां पे ग्रेविटी कम होता है, तो ग्रेविटी का इफेक्ट बॉडी के ऊपर बहुत ही अक्सर होता है। तो ग्रेविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेविटी इज लेस एट हाई एल्टीट्यूड, तो ऑटोमेटिकली अपना बॉडी डिटोरेट होता है। बोन लेंथनिंग इज मोर, दो इट इज अ टेम्पररी फेज। बोलते हैं वहां जाने के बाद बाल बढ़ता है, बोन्स लंबा हो जाता है, थोड़ा सा होता है माइक्रो मिलीमीटर, नैनोमीटर, और वापस श्रिंक होता है। तो दैट इज अ लिटिल थिंग विच इज अगेन डिटोरेटिंग द बॉडी। तो ये सब नॉलेज चाहिए। कैलाश इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, वो दुनिया ही अलग है। आपको ऐसे मान के चलना है और आपको उस हिसाब से रहना है जैसे वहां पे रिक्वायरमेंट है। वहाँ का लोकल्स जो है वहाँ पे ही पैदा हुआ है, वो ऑलरेडी एक्लेमेटाइज्ड, तो उनको देख के हम लोग उनका ये नहीं कर सकते। वो लोग स्मोक कर रहे करके हम लोग स्मोक नहीं कर सकते, वो लोग दारू पी रहे करके हम लोग दारू नहीं पी सकते। वी हैव टू वेरी केयरफुल। जिसको भी ये आदत है, जैसे स्मोकिंग जो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो ड्रिंकिंग कंट्रोल नहीं कर सकते, वो लोग ऐसे परिक्रमा में जाना ही नहीं चाहिए। तो वीडियो देख सकते हैं और वीडियो से खुशी देख सकते हैं, खुशी खुशी वीडियो देख सकते हैं। ये जो आपने आज एडवाइस दी है ना, पीस ऑफ एडवाइस, ये तो सबके लिए। एक्चुअली मेडिसिन का काम तो ये वीडियो ही करने वाला है। अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है तो उसको वीडियो देख के ही समझ में आ जाएगा। अब एक तो ये तो हमें एक्सप्लेन कर लिया क्या प्रिकॉशन है, किस हिसाब से यात्रा करनी चाहिए। आप क्विकली मुझे ये बता दीजिए कि इसमें एनरोल कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है? जैसे मेरे जैसे जो ऑर्गेनाइजर्स है, हम लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स है, तो आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा फोन पे, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, वो ग्रुप में ऐड करके आपको आइटनरी भेजा जाता है। फिर डायरेक्टली आप मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, और फिर मैं वो अमाउंट मेरा नेपाली जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको भेज जाता है, और फिर ये ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो दैट इज द ओनली वे टू एनरोल। इट्स अ वेरी इजी वे। सिर्फ फोन करके या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप लोग एनरोल हो सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट क्या कॉस्ट आती है पर पर्सन? सर ये डिपेंड्स ऑन द यात्रा यू आर डूइंग। अगर बस से कर रहे हैं तो अलग है, फ्लाइट से कर रहे हैं तो अलग है, और हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं तो अलग। अभी करंट जो है इट इज 1,75,000, 75 समथिंग आसपास। बाय एयर? नहीं, बाय रोड। अगर बाय रोड जा रहे हैं, रोड सबसे सस्ता है। बाय एयर इट इज 2,60,000, 3-4 साल पहले 2,60,000 बाय एयर। Okay. By helicopter it is 1,60,000
75 1 लाख 80 एंड ऑल 3-4 years बैक। अभी रेट्स बढ़ गया है। Okay. हर बार चाइनीज रेट्स बढ़ाते जाते हैं। तो अजय सर, ये लॉटरी सिस्टम क्या एक होता टाइम है? था जो 60,000 में। लॉटरी सिस्टम क्या इज ओनली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, वो वो अलग है। वो डायरेक्टली नंबर्स, हाँ नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे। वो लोग सबको, अगर सपोज आपका ग्रुप में 10 लोग हैं, 10 का 10 उसमें नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो जो चुन जाते हैं, टेक अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल, और जिसमें से वो उनका लॉटरी में जो भी आते हैं वो लोग लेके जाते हैं। वो भी मेडिकल टेस्ट करते हैं, ट्रेडमिल वगैरह टेस्ट दिल्ली में करवाते हैं, फिर काठगोदाम में भी वापस टेस्ट करवाते हैं, फिर धारचूला में वापस टेस्ट करवाते हैं, और वो लोग धारचूला का रूट यूज करते हैं, जो ट्रैकिंग रूट। तो इसलिए वो दे वेरी पर्टिकुलर दैट पीपल, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट वेरी पर्टिकुलर, गुड, कि ओनली फिट पीपल कैन डू द ट्रैक। और वहां पे कॉस्ट डिफरेंट होती है? कॉस्ट मोर और लेस सेम होता है। गवर्नमेंट तो ऑफ कोर्स सब्सिडाइज, तो गवर्नमेंट से जाएंगे तो कॉस्ट कम ही होता है। मेरा जो एजेंट है नेपाल में, वो भी कुछ कमाएगा, में जो ग्रुप है वो लोग कमाएगा। गवर्नमेंट ऑल्सो अर्न्स, द चाइनीज गवर्नमेंट, वीजाज एवरीथिंग। आई विल ऑल्सो नीड सम मार्जिन फॉर ऑर्गेनाइजिंग। मैं खुद जा रहा हूँ तो मेरा भी थोड़ा मार्जिन रहता है, वेरी नॉमिनल, बिकॉज इट्स अ यात्रा है। तो ऐसा कॉस्ट बढ़ते जाते हैं एवरी ईयर, दे मार्कअप। तो अगर चाइनीज सेम रेट रखते हैं तो हम लोग भी सेम रेट रखते हैं, लेकिन वो लोग अगर बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते ही जाते हैं, बिकॉज इट्स सोर्स ऑफ इनकम। तिब्बत में दूसरा कुछ इनकम नहीं है जितना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज बैरन। विंटर में शटडाउन है, लोकल लोग तो काम भी नहीं करते हैं, दे डोंट इवन ग्रो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बिकॉज इट्स हार्श विंटर, तो कुछ भी नहीं काम करते हैं। तो गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट डजंट गेट एनी इनकम फॉर तिब्बत। सिर्फ इंडियन टूरिस्ट जो मैक्सिमम है, जो कैलाश यात्रा जाते हैं, अराउंड 25,000 to 30,000 पीपल गो एवरी ईयर, तो दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर तिब्बत। मुझे समझ में आ गया। ये कम से कम ये एक तरह से एक एक मिडिल क्लास के लिए भी अगर वो सोचेगा तो ये ईजी नहीं होने वाला है। थोड़ा सी, एक तो टफ है यात्रा, ये टफ है, दूसरी थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है। पर 75 की एज तक आदमी, अगर कोई भी इंसान फिट है तो वो कर सकता है। और मैं आपका नंबर ज़रूर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई ना कोई ज़रूर पहुंचेगा आप तक। कोई क्वेरी भी होगी उसकी, वो भी आ जाएगा। अब क्विकली बात करते हैं आपके एक्सपीरियंस पे। आप आज तक कितनी बार गए हो कैलाश मानसरोवर, और अपना कोई शानदार एक्सपीरियंस बताइए। 4 बार। एक्चुअली मैं 4 साल गया हूँ, लेकिन 2015 में चालू किया, और जस्ट 1 week बिफोर वी वर टेकिंग ऑफ, अर्थक्वेक हुआ एंड वी कुडंट गो। तो 2015 का अर्थक्वेक हुआ। Fortunately, we were in India only before we flew 1 week before earthquake, so we couldn't go. तो 2016 से 2019 तक मैं हर साल लेके गया डिफरेंट रूट से। तो तीनों रूट मुझे मालूम, एंड माय एक्सपीरियंस की वजह से भी जनरली वहाँ पे रेनबो होता नहीं है, बट व्हेन वी वेंट देयर वाज अ रेनबो वंस। तो रेनबो बहुत शुभ माना जाए, बहुत ही शुभ माना जाता है, स्पेशली मानसरोवर पर जब रेनबो देखते हैं तो कंसिडर टू बी ब्लेस्ड। अच्छा, एक एक्सपीरियंस है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड होल ऑफ मानसरोवर इज ब्यूटीफुल। बाजू में राक्षस स्थल भी है, दैट इज मोर ब्यूटीफुल देन मानसरोवर लुक्स वेल, क्योंकि उसका कलर और रंग बहुत ही मेस्मराइजिंग है। तो राक्षस स्थल और मानसरोवर बाजू में, एक्चुअली गोइंग थ्रू द डिवीजन बिटवीन दोस टू, दोनों लेक ऑटोमेटिकली दर्शन होता है। अच्छा, और मानसरोवर का परिक्रमा बाय व्हीकल ही होता है, ऑटोमेटिकली होता है। अच्छा, दैट इज पार्ट ऑफ द यात्रा। ओके। और एक एक्सपीरियंस जो सबको इच्छा रहता है वो है मानसरोवर में लाइट्स देखने। वो इच्छा सबको रहता है, रात भर जागते हैं और फिर लाइट्स दिखते नहीं, और फिर वो कमजोर हो जाते हैं। रात भर जागना नहीं है मानसरोवर लाइट्स देखने की, वो लाइट सबको दिखता नहीं। आप 10 दिन रुकेंगे तो भी लाइट दिखेगा नहीं, इफ यू आर नॉट डेस्टिन्ड टू सी। बट मेरा अनुभव है, मैं 2 बार देख चुका हूँ आउट ऑफ 4 ट्रिप्स। ऐसा लाइट कौन सी लाइट होती है ये? हाँ, जैसा हम लोग क्रिसमस के टाइम बल्ब जलाते हैं गार्ड के ऊपर, उतना साइज का, बिगर देन अ टेनिस बॉल। हाँ, वो लाइट्स अंदर चला जाते हैं
लेक के अंदर, और लेक से बाहर भी आते हैं। तो ये you see the ऊपर light. ऊपर से नीचे आती है वो लाइट, लेक के अंदर जाती है। वाह, और थोड़ी देर के बाद वो वापस बाहर आते हैं। वो क्या चीज है? एस्ट्रल बीइंग्स है, एस्ट्रल हाँ। बीइंग्स, एस्ट्रल ये जैसे यक्षास है, किन्नरास है, किंपुरुषास है, देवास है, गंधर्वास है। वो आपने देखा है? इंडियन फिलोसफी में लाइट्स देखा हूँ, लाइट्स देखा हूँ, 2 बार देखा हूँ। और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं जागता नहीं हूँ, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीबडी, सो आई डोंट एनकरेज। मेरे लोगों को भी बोलता हूँ आप सो जाओ। और जब आप सोते हैं, जब आपको वो दिखना ही चाहिए, तो आपको आवाज आता है आपके विंडो पे, विंडो पेन, ग्लास जो विंडो है वहां पे टक टक आवाज आता है। वो आवाज का वजह से आप जाग जाते हैं। वो शायद वो आवाज दूसरों को सुनाई नहीं देती, तो आप कितना भी गाढ़ निद्रा में हो, वो आवाज की वजह से आप उठ जाते हैं। फिर आपको खिड़की से ही, आपका रूम के खिड़की से भी, और वो डॉर्मेट्री है, 8, 9, 10 लोग एक रूम में रहते हैं, लेडीज जेंट्स टुगेदर, जैसा ग्रुप है, तो फ्रेंड्स हो बन जाते हैं, तो इकट्ठा रहते हैं। लेकिन सब लोग जागते नहीं है, उनको उठाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि तुरंत वो लाइट्स निकल जाती है, दे आर वेरी फास्ट एंड दे अपीयर ऑल्सो अगेन। तो जिसको भी वो देखना चाहिए, उनको ही, उनके जो नसीब में है उनको ही दिखता है। तो आवाज आता है, फिर आप उठ जाते हैं, फिर खिड़की से बाहर देखेंगे तो मानसरोवर लेक दिखता है खिड़की से, तो वो उसमें अंदर चला जाते हुए देखा, और फिर बाहर आता भी देखा। ऐसे 2 बार देखा, अलग अलग टाइम पे। हर बार देखने का चांस नहीं मिलता है मुझे। 4 बार गया और 2 बार देखा। और मेरा एक फ्रेंड है जो लेडी है, उसको भी सेम एक्सपीरियंस हुआ। वो भी खिड़की पे आवाज आया, तो दूसरे कमरे में थी, उनको भी आवाज आया, तो वो भी जाग उठी। जो मैं देख रहा था वो भी उसी टाइम देख रहे थे, बाकी सब लोग सो रहे। So if you are destined to see, only you'll see, and for that you need a little spiritual development also. Thank you. नहीं नहीं, आपको भगवान का आशीर्वाद है कि आपको दर्शन हुए ऐसे। मेरा बचपन से इच्छा है कैलाश जाने की, और अभी हो रहा है। अजय सर, कभी लॉर्ड शिवा भी दिखे, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ कुछ, या कैलाश कुछ पर्वत को छूने का मौका मिला? एक्चुअली आपको विजन्स आते हैं, तो भगवान को विजन्स में मैं बहुत बार देखा हूँ कैलाश में। हर ट्रिप में, हर बार जब जाता हूँ, पहली बार यू फील द डिफरेंस इन योर ओन स्पिरिचुअल पोस्चर। आपको मालूम पड़ता है कि आप में कुछ बदलाव आया है स्पिरिचुअल, तो खुद महसूस होता है, किसी का सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। और बार बार जब जाते हैं और ऑटोमेटिकली और डीपर जाते हैं, तो भगवान शिव जी का कॉन्शियसनेस बढ़ते जाता है कि 100% वहां पे है। गणेश जी भी आते हैं, पार्वती माँ आते हैं, तो सब विजन्स आते रहे। और कैलाश वहाँ परशुराम जी भी थे। अच्छा, वाह। शिव जी के शिष्य थे। हाँ जी जी, परशुराम। दुर्योधन भी था वहाँ पे। कुरुक्षेत्र वहीं पे हुआ, लास्ट पार्ट जो युद्ध था। दुर्योधन राक्षस स्थल के अंदर चुप गया था। तो ये सब पांडव सब वहाँ पे। तो अर्जुन पहले भी आया था वहाँ पे, पाशुपतास्त्र के लिए वहाँ पे जब किया बहुत सा। ये सब पुण्य स्थल है, तो यू फील ऑटोमेटिकली डीप। से हर कोई जो इंडियन है एटलीस्ट एक बार कैलाश जाना चाहिए। एक बार कैलाश जाना चाहिए। हम लोग बैंकॉक जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लेकिन बाजू में जो कैलाश है वहां पे जाते हैं। जाना चाहिए, एक बार जाना चाहिए, मिनिमम एक बार गया तो बार बार जाने का इच्छा बढ़ता है। इतना सुन, बिल्कुल बिल्कुल। एडिक्शन टुवर्ड्स गॉड। जब भी कोई कैलाश जाता है तो वहां से वो चेंज होकर वापस आता है। इज इट ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई भी नहीं है जो चेंज नहीं होता। अभी तक तो हर किसी को वो महसूस, आप में कुछ बदलाव आता ही है, अब परमानेंट बदलाव आता है। सो होली, तो होली स्पॉट्स परिक्रमा करने से या तीर्थ यात्रा करने से हम लोग नॉट ओनली स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली भी इम्प्रूव होता है ऑटोमेटिक। भगवान जब देते हैं सब कुछ देते। मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, पहली बार जब जा रहा था मैं 10 बार सोचा कहाँ से पैसा लाऊं कैलाश जाने के लिए, क्योंकि इतना महंगा है। मैं बोरो किया पैसा, लेकिन गया। तो उसके बाद मेरा लाइफ फाइनेंशियली सेटल्ड हो गया, चेंज हो गया। हम लोग कितना भी बोलेंगे तो ये सब नहीं होगा।
भगवान का कृपा से सब कुछ है, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, हैप्पीनेस वाइज, एवरीथिंग इज गिवन बाय गॉड इफ यू टेक सम एफर्ट टू गो टुवर्ड्स। हम लोग वो करते नहीं, पहले भगवान से मांगते हैं, फिर देखा जाएगा, फिर भगवान को भूल भी जाते हैं। तो गॉड फर्स्ट एंड गॉड विल गिव यू एवरीथिंग, सिंपल। आपकी बातें सुनकर इतना मजा आ रहा है, तो आप तो कितनी बार जा चुके हो, आपका तो एक्सपीरियंस ही कुछ और होगा। कितना अद्भुत है ये, कितना अद्भुत है ये। 5वां बार है अभी जो जाओ, वो 5वां बार, वो 5वीं बार जाने वाले हैं। यहाँ एक बार भी नहीं गए और आप 5वीं बार, बहुत बढ़िया। कैलाश पर्वत को टच भी किया आपने, उसको छुआ, पहाड़ को छू सकते हैं? नहीं, वो बहुत ऊंचाई पे। हम लोग जब जा रहे हैं परिक्रमा के लिए, वी आर नॉट गोइंग टू दैट। मैं चरण स्पर्श तक जाने के लिए कोशिश किया था जब हम लोग को रिटर्न आना था स्नोफॉल के वजह से, बट बिकॉज इज अ ग्लेशियर देयर एंड हेवी स्नोफॉल था, हम लोग परिक्रमा नहीं कर पा रहे थे, तो मैं अकेला चरण स्पर्श तक चल के गया, बिकॉज आई एम गुड एट ट्रैकिंग। बाकी लोग अधूरा ट्रैक पे ही रिटर्न आ गए क्योंकि थक गए, लेकिन वहां पे ग्लेशियर था, तो ग्लेशियर पार नहीं कर पाया और मेरा ग्रुप को मुझे वापस लेके जाना पड़ा, तो वो जवाबदारी रहता है। तो लेकिन चरण स्पर्श के बाद भी आपको बहुत सारा चलना पड़ता है कैलाश जी तक टच करने के लिए। अगर आप वीडियोस देखेंगे कैलाश जी का, जो दिखाते हैं कि टच किया है जी, वो लास्ट पार्ट दिखाते नहीं है। अच्छा, वहां तक जा रहे हैं, फिर सडनली वो बोलते हैं मैं टच किया, या कुछ पत्थर दिखाते हैं, पहाड़ दिखाते हैं, मैं टच किया। सो दे डोंट शो द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, वहां तक चल के जाने का वीडियो दिखाते नहीं। माउंटेनियर्स कैन गो टू देयर, ऐसे नहीं कि नहीं जा सकते, बट पीपल डू नॉट क्लाइंब दैट माउंटेन, परमिशन नहीं जाते, बिकॉज द माउंटेन क्रीवर्स, वो शेक होता है तो लोग गिर जाते हैं। अच्छा, से फ्यूम्स भी मीथेन का प्रोडक्शन है, तो पीपल डाई। माउंटेन एंड शेक होली होता है। माउंटेन्स, इवन अन्नपूर्णा इंडियन, और इवन अपना कांचनजंगा, अन्नपूर्णा, इंडियन साइड वी डू नॉट अलाउ देम टू क्लाइंब, क्योंकि हम लोग उसको पवित्र मानते हैं, पवित्र मानते हैं। तो वी डोंट अलाउ पीपल माउंटेनियर्स टू क्लाइंब दिस माउंटेन। नेपाल साइड से करते हैं, तो नेपाल allows them to climb because they need income. For us, mountaineering is not the only source of income for India, but for Nepal it is. So, and mountaineering is very expensive. तो ये सब जरूरत है। और कैलाश पर्वत देखने में कैसा है, कितना खूबसूरत है उसके जब दर्शन होते हैं पहाड़ के, तो कैसी फीलिंग आती है, और वो देखने में कैसा है? ये जब बहुत ही सुंदर, नॉर्थ फेस का अलग सुंदरता है, साउथ फेस का अलग सुंदरता है। क्या करते हैं जब आप परिक्रमा पे जाते हैं, वो अलग अलग एंगल से दिखता है, और सेकंड डे में दिखता नहीं है, थोड़ा जब ऊपर चढ़ रहे हैं तभी दिखता है, बाद में दिखता है, थर्ड डे में भी दिखता नहीं। तो फर्स्ट डे में ही दिखता है, ईस्ट से थोड़ा सा दिखता है, नॉर्थ से बिल्कुल अच्छा दिखता है। तो साउथ फेस और नॉर्थ फेस दोनों दिखते हैं, और दोनों इक्वली ब्यूटीफुल है। आपको कैलाश जी मानसरोवर से भी दिखता है और काफी ब्यूटीफुल है। तो एकदम नजदीक से नहीं दिखता है कैलाश से, मानसरोवर से दूर से दिखता है। अगर आप टेलीस्कोप यूज करेंगे तो एकदम क्लियर दिखता है, बट फ्रॉम यमद्वार यू कैन सी क्लियरली इफ यू आर ब्लेस्ड। अगेन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं भूल गया बोलने के लिए, वो सीजन बहुत ही शॉर्ट रहते हैं। जब आप बारिश के सीजन में जाते हैं, यानी जुलाई और अगस्त में जाते हैं, क्लाउड्स आ जाते हैं, तो आपको कैलाश जी का दर्शन भी नहीं होते हैं। बहुत एजेंट्स वापस आपको उल्लू बनाते हैं। दे टेक यू ऑल सीजन्स इन द स्मॉल पीरियड ऑफ 6 महीने में। मई में चालू हो जाता है, सितंबर में खत्म होता है, लेकिन आपको मई में बर्फ ज्यादा होता है तो परिक्रमा अधूरा हो जाता है। मैं 2 बार मई में लेके गया हूँ और अधूरा परिक्रमा हुआ। जून में उतना ब्यूटीफुल नहीं है जैसा मई में, क्योंकि जब स्नोफॉल होता है बहुत ही ब्यूटीफुल, तो दैट इज अ डिफरेंट ब्यूटी। वो ब्यूटी आपको मई में मिलता है, जून में बैरन हो जाता है। लेकिन आप ग्लेशियर, बीच में ग्लेशियर भी आता है, वो पार कर पाते हैं। ग्लेशियर मई में बहुत ही बड़ा रहता है और वो पार नहीं कर पाते, तो जून में हो जाता है। तो जून इज द बेस्ट। जुलाई में बारिश आ जाता है, क्लाउड्स आते हैं, एंड देन द एजेंट टेल्स आपका बैड लक था, पिछले हफ्ते ही दिख रहा था, बट इज नॉट बैड लक, इज बैड प्लानिंग। दे वांट मनी एनीवे, so they want to take you every month. Wow. But you should decide which month you are doing. अगर कैलाश जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छे महीने में जाओ।
बारिश के सीजन में क्लाउड्स रहते हैं, बारिश अगर गिरा तो आपको इन्फ्लुएंजा आने का चांसेस बढ़ जाते हैं, ठंडी बढ़ जाता है, आपको कपड़े सूखते नहीं, तो इट इज डेंजरस टू गो इन द रेनी सीजन। दैट इज वन मोर। अगस्त में भी वही बारिश का क्लाउड्स, मौसम हालत बारिश का रहता है। लद्दाख का अलग बात है, वहाँ पे क्लाउड कवर भी कम है, बारिश कम, लेकिन यहाँ पे बारिश होता है, क्लाउड्स ज्यादा है, तो क्लाउड्स की वजह से दिखता नहीं। तो यू शुड गो इन जून। These are some tips and hints which I'm giving the public. Because कभी भी जाते हैं, आज मुझे जुलाई में ही टाइम है, मैं जुलाई में, लेकिन आपको पहला से ग्लिम्स मिलता है कभी कभी, दैट इज गुड लक। मई और जून में भी क्लाउड्स आते हैं कभी कभी, तो सोचिए जुलाई में कितना क्लाउड है। करेक्ट। ईच प्लेस हैज अ, जैसे सतोपन जा रहे हैं आप, जून जुलाई मई जून में जा ही नहीं सकते, क्योंकि ग्लेशियर्स इतना रहते हैं, वो जुलाई अगस्त में ही जाना पड़ता है। कभी भी क्लाउड कवर रहता है, खुल जाते हैं कभी। तो हर एरिया के लिए माइक्रो क्लाइमेट इज वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत वो हिसाब से हम लोग को प्लान करके लोगों। बहुत बहुत बढ़िया। अरे सर, थैंक यू सो मच। आपका धन्यवाद, आपका आभार कि आपने इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हमें कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में। हमें ये समझाया अजय सर ने कि पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक जो यात्रा आपने करनी है वो किस तरीके से करनी है, किस प्रिकॉशन के साथ करनी है, किस अवेयरनेस के साथ करनी है। सिर्फ आपने सोचा कि हमने पैसे खर्च कर दिए और कभी भी चले जाएंगे यात्रा में, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत रिस्की यात्रा है और इसको बहुत सेफ्टी से करना पड़ता है। और अजय सर ने बहुत माइन्यूटली हमें समझाया है, इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है कि इस यात्रा को सेफ्टी के साथ कैसे करें कि आप सही सलामत वापस आ सकें। अजय सर, जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपको बोलना चाहूँगा कि अभी आप यात्रा पे जाने वाले हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस ट्रैवल के लिए। सेफली जाइएगा, अपने जो यात्री आप जा रहे हैं उनको भी सेफली लेकर जाइए और सेफली आइए। और हम तो जा नहीं सकते, तो हमारी तरफ से भी प्रणाम कर दीजिएगा कैलाश में शिव जी को। ठीक है अजय सर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू। अद्भुत, इट वॉज जस्ट वंडरफुल। इसलिए नहीं कि अजय सर 5वीं बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले हैं, ये तो अद्भुत है ही। अद्भुत इसलिए कि ये इतनी मुश्किल यात्रा है, और अगर आप आधे अधूरे ज्ञान के साथ इस यात्रा पर गए तो आपका सही सलामत वापस लौटना बहुत मुश्किल है। इस चर्चा में आपने सुना ही कि अजय सर ने कैसे समझाया। एक छोटी सी बात बताई कि नहाना नहीं है, जैसे ही आप काठमांडू से आगे निकले आपको नहाना नहीं है। सर हमेशा आपका कवर्ड रहना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। मतलब ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। ऑफ कोर्स जो भी आपके ट्रैवल एजेंट हैं, और अगर आप भारत सरकार के माध्यम से जा रहे हैं तो भारत सरकार में जो भी अधिकारी हैं वो आपको ये इन्फॉर्मेशन देते होंगे, लेकिन अपने आप को पूरी तरह प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये यात्रा मुश्किल है और इस यात्रा को करने के लिए मेंटली और फिजिकली आपको पूरी तरह तैयार रहना पड़ेगा। और इसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन अजय सर ने आज हमें दी और हमें ये समझाया, थोड़ा सा चेताया भी कि इस यात्रा को हल्के में ना लेकर पूरी सावधानी के साथ जाएं और आप कैलाश पर्वत के दर्शन करें और सही सलामत वापस आएं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं फिर आऊँगा किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए लाइफ आजकल विद तरुण। जय हिंद।